हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 236 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 237 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कार्य संस्कृति किसी भी संगठन की प्रगति या अवसान में सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। एक अच्छी कार्य संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इस विषय पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें। देखिए बात यह ना, महत्वपूर्ण जब आप लिखेंगे तो पूर्ण में रा उड़ेगी, ठीक है, और दृष्टिकोण आपको द्र में करना, ट्र में रा नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इन चीज़ों पर मैं वैसे ध्यान नहीं देता हूँ, फिर भी बता देता हूँ ताकि आप सुधार कर सकें। आपने लिखा है किसी भी संगठन को चलायमान रखने हेतु तो एक विशिष्ट योजनाबद्ध कार्यशैली होती है, जिसमें जन भागीदारी उस विशेष संगठन के मनोभावों की ओर रुख करती है या विमुख होती है। एक अच्छी कार्य संस्कृति संगठन विशेष को अपने महत्वपूर्ण उद्देश्यों में कामयाब बनाती है, जिसके लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। स्पष्ट उद्देश्य, व्यापक जन भागीदारी के लिए आम भाषा या प्रचलित भाषा का प्रयोग, कार्यों के प्रति सजगता, संगठन के सदस्यों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सहानुभूति की भावना, योग्य लोगों का चुनाव, नवाचार के प्रति सहजता, स्वविवेकाधिकारी शक्तियां, सदस्यों को सामूहिकता की भावना, संगठन के सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता हो। ऐसे कई नियामक उपाय हो जिससे एक बेहतर प्रगतिशील समाज का निर्माण संभव है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1, नवाचार को बढ़ावा। ये ऐसे उपाय हैं जिनसे संगठन में नई नई संभावनाओं को तलाशा जा सकता है, जिसके प्रमाण कई बड़ी कंपनियां R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाती हैं। बोलने की स्वतंत्रता, इससे समाज के विभिन्न तबकों की बात मुखर होकर सामने आएगी। जैसा कि कहा गया, लोकतंत्र में आलोचना का मुख्य स्थान है। वर्तमान में न्यू इंडिया, कोविड-19 जैसी परिस्थितियां आए दिन विभिन्न सामाजिक दुष्कर्मों के खिलाफ कार्यवाही करने में एक अच्छी सांस्कृतिक कार्यशैली वाली संगठन या संस्था सहायक होती रही होगी। देखिए कुछ यहाँ पे एरर हुआ है आपसे, आपने क्वेश्चन को ना केवल एक ही उसमें एंगल में कर दिया, लास्ट इसमें आपने बात नहीं लिखी है। लास्ट बात का मतलब कि आप अपना दृष्टिकोण तो इसमें बताएं। आपने ये तो बता दिया कि संगठन की प्रगति या अवसान में कार्यशैली का मतलब क्या होता है, ये आपने यहाँ पे बता दिया। फिर आपने एक अच्छी कार्य संस्कृति की जो विशेषताएं हैं आपने उसे यहाँ पे बता दिया इन सारे पॉइंट्स में, और इन्हीं पॉइंट्स को फिर आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें आपका जो व्यूज़ है वो अब्सेंट है। अपने व्यू को यहाँ पे प्रेजेंट कीजिए। अभी हम बताते हैं, लेकिन कुछ और कमियाँ बता दें आपकी। जैसे आप ये जो वर्ड उपयोग किए ना, दुष्कर्म, ये वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। शायद मैं सही पढ़ रहा हूँ, दुष्कर्म ही लिखा है, ये वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। सामाजिक बुराइयाँ, देखिए कुछ वर्ड होते हैं जिन वर्डों को जहाँ पर ज़रूरत होती वहाँ हम उपयोग करते हैं। यानी कि आप एक तरीके से इस वर्ड को, हालांकि मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, बाकी आप समझ सकते हो कि इस वर्ड का मतलब क्या निकल सकता है वहाँ पे, ठीक है ना। कि हर व्यक्ति जो मर रहा है, क्या उसका एक तरीके से रेप हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे यही निकलता है कि कोविड-19 जैसी जो परिस्थितियाँ हैं वो विभिन्न सामाजिक दुष्कर्मों के खिलाफ कार्रवाई करने में अच्छे सांस्कृतिक कार्यशैली वाली संगठन या संस्था सहायक होती रही है। मतलब ये लाइन कुछ कह ही नहीं पा रही है, कुछ अर्थ ही इसका नहीं समझ पा रहा, ना पे तो कोविड-19 में और ना तो वैसे, ठीक है। एक और बात, आपने यहाँ पे ये समझ बैठे, मुझे ऐसा लग रहा है आंसर पढ़ने में, कि आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया की डेमोक्रेसी या इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, कार्यशैलियाँ हैं, उनको आपने यहाँ पे अभिव्यक्त करने की कोशिश की। जैसे आपने यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात की, ठीक है, आपने जन भागीदारी की बात की। आप एक बात बताइए,
कंपनी जो है क्या उसमें जन भागीदारी होगी? सपोज कीजिए जैसे श्री IAS एकेडमी है, एक संगठन है छोटा सा। प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन, जैसे मान लीजिए आप कि प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन एक संगठन है, उसकी जो भी मेंबर्स हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी उसमें वर्किंग ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप क्या पब्लिकली सबको पार्टिसिपेट करा रहे क्या? बिल्कुल भी नहीं करा रहे। हम उन्हीं को पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो इन फ्यूचर प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। मतलब कि अगर प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन की पॉलिसीज़ ये है कि एजुकेशन की फील्ड में आकर हमें ऐसे वर्क करना है, इतनी सारी चीज़ों को प्रमोट करना है, तो हम उन्हीं लोगों को लेंगे ना जिनका इंटरेस्ट एजुकेशन में है, ना कि एक पूरी भीड़ को। और यही चीज़ आप देखेंगे हमारे ग्रुप में भी यही चीज़ हमने किया हुआ है कि टेलीग्राम ग्रुप में श्री IAS एकेडमी ने, कि हम उन्हीं लोगों को ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी भीड़ ना आए। भीड़ तो सब में है, 10 लाख 20 लाख व्यूज़ देखने से या सब्सक्राइबर से हमें उतना मतलब नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हमें अगर मैसेज कर रहे हैं तो क्या हम आपका उत्तर दे पा रहे हैं, क्या हम आपको हर तरीके से संतुष्ट कर पा रहे, बिना किसी लोभ, बिना किसी लालच के। क्लियर? तो ये इम्पोर्टेंट होता है किसी भी संगठन का। संगठन का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति उस संगठन से जुड़ा है, क्या उसको ये फील होता है कि ये उसी का संगठन है। जैसे आप में से हर एक बंदे को ये लगता होगा, जहाँ तक मुझे मानना है, मेरा मानना है कि हाँ, इस संगठन में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। कोई भी पर्सन हो, हर एक व्यक्ति का उत्तर चेक होता है, समय पर चेक होता है, सही लिखा हो या गलत लिखा हो, दोनों तरीके से चेक होता है। अगर गलत लिखा है तो भी उसे सही कर दिया जाता है, और अगर सही लिखा है तो उसे और ज़्यादा सही कर दिया जाता है। और हर व्यक्ति का नंबर आता है। मतलब इसमें ये नहीं है कि हर व्यक्ति को हम प्रमोट करें, हायरार्की सिस्टम नहीं है, सभी इक्वल हैं। नंबर में आपने जिसने पहले भेजा उसी का आंसर चेक होगा, जिसने बाद में भेजा उसका बाद में चेक होगा। क्लियर? तो यही उसने आपसे पूछा है कि आप कार्य संस्कृति के बारे में बताइए कि कार्य संस्कृति का मतलब क्या है। तो आपने ये बता दिया। अब आपने जब बता दिया तो आपने ये पॉइंट लिख दिए कि साहब कार्यों के प्रति सजगता होनी चाहिए। ये आम जन भागीदारी हटा दीजिए, व्यापक जन भागीदारी ये डेमोक्रेसी की बात है ना, या किसी योजना की बात है। ये योजना वाली लाइन आपने यहाँ पे लिख दी। मान लीजिए कोई स्कीम हमें इम्प्लीमेंट करानी है, खासतौर पर भारत सरकार की, लाइक स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, या प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, या स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनकी जगह पे हम लिख सकते हैं व्यापक जन भागीदारी। बट कार्य संस्कृति में व्यापक जन भागीदारी नहीं आएगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा अभी हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि इस वर्ड का आप उपयोग नहीं कर सकते, आएगा जब आप अपना एग्जाम्पल देंगे। अब आप कहेंगे सर मैं ऐसा कौन सा कोई खुदा हूँ जो मेरे लिए जन भागीदारी चाहिए। तो बिल्कुल साहब आप एक खुदा ही हैं, क्योंकि आप जब कलेक्टर बनेंगे तो एक ज़िला आपके अंडर में होगा। उस ज़िले के लोगों की जन भागीदारी बढ़ावा देना प्रशासन की फील्ड में। मतलब कैसे कि मान लीजिए आप तो एक ज़िले में एक कमरे में होंगे, ठीक है, आपके ज़िले में क्या हो रहा है आप हर एक नागरिक को इस चीज़ के लिए अवेयर करेंगे कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत दिखे, आपको अगर कोई मंत्रालय का व्यक्ति काम ना कर रहा हो, कोई डिपार्टमेंट का व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, आप हमें तुरंत उसका वीडियो बना के भेजें, मैसेज करें, कॉल करें, हमसे संपर्क करें, हम हर हाल में उस चीज़ को फुलफिल करेंगे। यानी कि लोगों के अंदर जो सजगता है किस चीज़ के प्रति, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, लोगों के अंदर जो सजगता है प्रशासन को उत्तरदायी बनाने के लिए, उसके लिए आप जन भागीदारी को करेंगे। वहाँ पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात कि जब आप ये पॉइंट लिखते हैं ना, मैं जहाँ तक ये समझ पा रहा हूँ आप अपने वर्ड को कुछ ज़्यादा छोटा लिख दे रहे हैं। मतलब इतना छोटा भी मत लिखिए, वर्ड को कम से कम इतना बड़ा रखिए, और जो शब्द बनाइए वो अच्छे दिखें। अच्छे दिखें का मतलब स्पीड में आप लिखते हो ये हम समझ सकते हैं, लेकिन आप जब शब्द मान लीजिए लिखिए तो वाह लगे, पा लगे, पूर्ण लगे। जैसे आपने पूर्ण में यहाँ पे रा उड़ाया, जबकि ये रा गलत है। क्लियर? आपको यहाँ पे ये रा करना है। जैसे आपने यहाँ पे कई ऐसे वर्ड लिखे जैसे स्वविवेकाधिकारों। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी आपके इन वर्डों पे इतना ध्यान देती, बट अगर उसको पढ़ने में दिक्कत हुई तो ज़रूर ध्यान देगी। जैसे स्वविवेकाधिकारों लिखा है लेकिन ओ की मात्रा ही नहीं समझ में आ रही। शक्तियाँ आपने लिखा है, पता ही नहीं चल रहा कि ये का पूरा है कि आधा है। ठीक है ना, मतलब इतना भी खराब लेखन ना हो कि
शब्द आकार ही ना ले सकें, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। जैसे नियामक में समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, वो तो हम समझ पा रहे हैं, उपाय में आप पता कर पा रहे हैं कि उपाय लिखा है क्या लिखा है, तो आपको इन चीज़ों से हटना है। और एक और बात मैं जो यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये कि आप जो ये PDF बना के हमें भेज रहे हैं ना, इसको क्रॉप मत करिए, इतना ज़्यादा क्रॉप मत करिए कि हमारे इस सिस्टम पे आप देख रहे हो समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल लास्ट लाइन पे ये दिख रहा है और यहाँ पे लास्ट लाइन, जैसे यहाँ पे साइड में इतना बच रहा है ना, ऐसा ही यहाँ पर भी करिए, क्लियर। तो हमें ताकि चेक करने में कोई दिक्कत ना आए। अब बात आती है कि सर इसका फिर फ्रेम ही बता दीजिए, इतनी देर से आप हमें समझा रहे हो। तो बात यह है कि आपको ये लाइनें यहाँ पे नहीं लिखनी है, नवाचार को बढ़ावा, बोलने की स्वतंत्रता, वर्तमान में न्यू इंडिया, ऐसे नहीं लिखना है इनको। कैसे आपको लिखना है, हम आपको पूरा उत्तर फ्रेम बता दे रहे हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ कैसे हमें लिखना है। आप ही की भाषा को कन्वर्ट कर देंगे और उसमें कुछ पॉइंट अपने ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं, किसी भी संगठन को चलायमान रखने हेतु तो एक विशिष्ट योजनाबद्ध कार्यशैली की आवश्यकता होती है, जिसमें न केवल उस संगठन में काम करने वाले लोगों की व्यापक भागीदारी या उनके मनोभावों पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि उनके विशेषाधिकारों का भी ख्याल रखा जाता है, जिससे उस संगठन की कार्यशैली काफ़ी प्रभावित होती है। वो उस संगठन की कार्य संस्कृति कहलाती है। उस संगठन में न केवल नैतिकता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और सहानुभूति की भावना की प्रमुखता होती है, बल्कि अपने कार्यों के प्रति सजगता होती है और अपने कर्तव्यों के प्रति वो निष्ठ होते हैं। वो नवाचार के प्रति काफ़ी सजग होते हैं तथा योग्य लोगों के चुनाव के माध्यम से अपने संगठन की उत्तरोत्तर प्रगति करते जाते हैं। वो न केवल अपने स्वविवेकाधिकारों का उपयोग करते हैं, बल्कि कंपनी और जनहित के कार्यों में कार्य करते हैं। वो पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हैं तथा किसी भी कार्य की सफलता और विफलता में सामूहिकता की भावना का रसपान कराते हैं। वे संगठन के हर एक मेंबर को बोलने की स्वतंत्रता से अवगत कराते हैं तथा सभी सदस्यों के अंतर संबंधों को प्रमोट करते हैं। उनके सुझावों को बड़े अच्छे से सुनकर उनके कार्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। ऐसा कई सारे संस्थानों में देखा जा सकता है। अब अपनी बात लिखो। हाल ही में मैं एक संस्थान में मैंने देखा, या आप लिख सकते हो हाल ही में मैंने अपने ज़िले के या फला ज़िले के, ऐसा कोई भी उल्लेख कर सकते हो, या किसी भी कलेक्टर का आप उल्लेख कर सकते हो, या आप इसरो का उल्लेख कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप बता सकते हो कि हाल ही में मैं एक डिपार्टमेंट में गया भारत सरकार के, या एक हॉस्पिटल में गया। लेकिन अब यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखना। आप किसी भी हॉस्पिटल में गए थे या नहीं पता, किसी भी कलेक्टर से मिले थे नहीं पता, किसी भी ज़िले के कलेक्टर से मिले थे नहीं पता, बट जब आप एग्जाम्पल दे रहे होंगे तो उस कलेक्टर का आप नाम बता सकते हैं, लेकिन कलेक्टर का ज़िला आप नहीं बता सकते। ना ही आप ये बताएंगे कि किस हॉस्पिटल में गए थे, फला नाम भी नहीं बताएंगे। वो प्राइवेसी का वायलेशन है ना। यानी कि यूपीएससी क्या कहती है कि आपको अपना नाम वगैरह कुछ नहीं बताना है, तो वहाँ पे आपको अपने आप को ब्लॉक कर लेना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे मान लीजिए कैसे बताएंगे कि जैसा कि हाल ही के दिनों में फला कलेक्टर साहब को देखा गया कि, या फला भीलवाड़ा मॉडल को देखा गया कि किस तरीके से उन्होंने देश में कोविड-19 के केसेस को कम करने का प्रयत्न किया, आप उसका बता सकते हैं। आप नीति आयोग का उल्लेख कर सकते हैं, या आप बता सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का, लाइक इसरो का, ठीक है। आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। आप ऐसी चीज़ें डिपार्टमेंट्स के बारे में बता सकते हैं जो एक तरीके से कार्य संस्कृति में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। आप टिस्को का उल्लेख कर सकते हैं, आप सीरम इंस्टीट्यूट का उल्लेख कर सकते हैं, है ना। टिस्को ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि टिस्को में सभी कॉमन रहते हैं, सब मानते हैं कि टाटा की जो कार्यशैली है वो बहुत ही बेस्ट है, मतलब वर्क कल्चर उनके यहाँ का बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें बता सकते हैं टाटा के वगैरह, टाटा वाले के वगैरह में, ठीक है। तो आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट तो यही है ना कि इस पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें कि मतलब आप बताएं क्या सच में कार्य संस्कृति किसी संगठन की प्रगति या अवसान में महत्वपूर्ण कारक होती है। तो आप बता देंगे कि हाँ भाई साहब, जैसे आप इसरो को देखते हैं, अगर इसरो में कुशल नेतृत्व ना होता तो आज एपीजे अब्दुल कलाम सरीखे व्यक्ति, या जो हमारा पीएसएलवी या जो स्पेस की फील्ड में आज हम दुनिया में हब सेंटर बन रहे हैं, ये शायद सफल ना हो पाता, शायद वर्षों लग जाते अभी। और या फिर जैसे चंद्रयान 2 की फेलियर के बाद हमने चंद्रयान 3 मिशन के लिए जो उड़ान भरी है, वो वास्तव में एक वर्क कल्चर का ही परिणाम है।
आप ये चीज़ें बता सकते हैं। ऐसे ही आप एग्जामिनर को क्या लगेगा ना कि वाह, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा डायमेंशन है, आप टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं। अगर आपने आईएएस ऑफिसर्स का किसी का जिक्र कर दिया, खासतौर पर लवासना का आप कर दीजिए, चलिए आप सबको हटाइए, केवल लवासना का कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या लगेगा, लवासना का जब आप करते हैं, अब आपको लग रहा होगा सर मैं तो लवासना गया ही नहीं, लवासना का कैसे कर पाऊंगा। अरे भाई, लवासना के बारे में 99% बातें तो हम ही आपको बता देते हैं कि जब आप लवासना ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ग्रुपिंग के अंतर्गत पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको कल्चर डाइवर्सिटी का सम्मान करना पड़ेगा, वहाँ पे आप अलग अलग रिलीजियस अलग अलग लोगों से बातें करेंगे, वहाँ पे आपको अलग अलग टूर्स पे भेजा जाएगा, आपको गाइड करके भेजा जाएगा, और वहाँ का पूरा जो बैच होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक चीज़ के लिए। क्लियर। मान लीजिए जब आप बैच में जाएंगे भारत दर्शन के लिए तो वहाँ पे आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, तो आपको ये पता चलेगा, आप देखेंगे कि लवासना में आज तक किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं आई, किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन आपने सुनी कि वहाँ पे लोगों ने सुसाइड कर लिया या वहाँ पे लोगों ने, हाँ वो बात अलग है कि लोग वहाँ पे प्रेम विवाह वगैरह ये सब होता रहता है वहाँ पे, क्योंकि इंसान थका हुआ होता है तो उसके बाद इंसान सोचता है कि अब यहीं से अपनी ज़िंदगी की जर्नी शुरू कर लें, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटी जो उस प्रांगण को या उसकी विविधता को या उसकी नैतिकता को बाधित करे। यहाँ तक कि वहाँ के जो हेड हैं, मैनेज करते हैं वहाँ पे, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, उनका मतलब जो बिहेवियर है काफ़ी उदार बिहेवियर है। लगेगा ही नहीं कि आप यहाँ पे मतलब किसी इंस्ट्रक्टर के सामने आए हो, वहाँ ऐसे लगेगा जैसे अपनी फैमिली मेम्बर के साथ में आप आए हो यहाँ पे। और वो ट्रेनिंग जो आपको कराई जाएगी वो कोऑपरेशन पे आधारित होगी, वहाँ ऐसा नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा आपका कि नहीं 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 वो कैसे आगे निकल गई, वो कैसे आगे निकल गया, तो आप उसका उल्लेख कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी पे उल्लेख कर सकते हैं। अरे आप उसको भी छोड़ दीजिए, आप यूपीएससी का उल्लेख कर सकते हैं कि यूपीएससी कैसे रिस्पॉन्सिबल रहती है हम सबके प्रति, टाइम पे अच्छे से एग्ज़ाम होता है। आप जब यूपीएससी का एग्ज़ाम देने गए होंगे और वहाँ पे जो लोग आते हैं आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने, तो उसमें यूपीएससी से ही लोग होते हैं, जो कि कई सारे होम मिनिस्ट्री से होते हैं, तो कई अलग अलग डिफेंस मिनिस्ट्री से अंतर्गत आते हैं, तो कई आपको डीओपीटी से आते हैं, कई सारे लोग आते हैं, मतलब इंडिया के अलग अलग डाइवर्स यूनिवर्सिटी से लोग, मिनिस्ट्री से लोग आते हैं, वो लोग आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। और कितने प्रेम भाव से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। आप वहाँ पे कहते हैं सर मुझे पानी चाहिए, आपको पानी देते हैं, आके नहीं देते हैं, मतलब 100 रुपये में आप क्या करवाना चाहते हो किसी और से, सोचो। ये उनका वर्क कल्चर है। अगर उन्होंने कहा है कि मेरा एग्ज़ाम इस दिन होगा तो होगा, धरती तूफान कुछ भी हो जाए। अब बात अलग है कोविड-19 है, क्योंकि इसमें अपने प्राण की बात नहीं है, पूरी दुनिया के प्राण की बात है, इसलिए उन्होंने कैंसिल किया। और कैंसिल किया तो उन्होंने नोटिस डाल दिया, बिना मतलब नोटिस के कैंसिल नहीं किया, है ना, कि नहीं हमारी मर्जी, हम नहीं बताएंगे, 27 जून को ही बताएंगे। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यूपीएससी का एग्जाम्पल डाल दीजिए, क्लियर, मतलब कुछ ऐसा डालिए जो आपने देखा है। बात यह कि इस एथिक्स के क्वेश्चन में हम अपनी तरफ से एग्जाम्पल इसलिए नहीं बताते कोई एक, क्योंकि हम आपको मशीन नहीं बनाना चाहते। मतलब हम चाहते हैं कि आप ना बिल्कुल ओपन हो, खुले हों अंदर से, मतलब आप ऐसे हों जैसे महात्मा बुद्ध, कि हमें कौंडिन्य का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें कौंडिन्य ब्राह्मणों के द्वारा बताई गई वो तपस्या नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल सिंपल सा ज्ञान चाहिए जो हमारे अंदर से निकले, और हम वही आपको कराते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने दीपक बने, यानी कि आत्म दीपो भव, क्लियर, तो वो आपको बनाना चाहते हैं। तो आप थोड़ा इस पर थिंकिंग करें और फिर सोचें कि हाँ मुझे कैसा लिखना है इसमें आंसर। आपके गांव की पंचायत की कोई सदस्य होंगी, कोई सदस्य होंगे, आपके जीवन में कई ऐसे मोटिवेशनल लोग होंगे, उनका आप उल्लेख कर सकते हैं, एलन मस्क का उल्लेख कर सकते हैं, गूगल का उल्लेख कर सकते हैं, फ़ोन पे का उल्लेख कर सकते हैं। आप देखिएगा जब फ़ोन पे से यस बैंक ने अपना, यस बैंक जब डूब गई तो क्योंकि यस बैंक ही संरक्षण दे रखी थी फ़ोन पे को, आप तो फ़ोन पे यूज करते होंगे ना, फ़ोन पे वॉलेट, तो फ़ोन पे को उसको संरक्षण दे रखी थी। फ़ोन पे की सर्विसेज बंद हो गई 3 दिन के लिए, फ़ोन पे काफ़ी परेशान हो गया। फ़ोन पे की मजाक उड़ाने लगा कौन, पेटीएम वाला, कि आप हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लीजिए, ये कर लीजिए। फ़ोन पे ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपना सब देख लेंगे, आप परेशान न हो, तो ये आप हमारे बारे में इतनी चिंता मत कीजिए। फ़ोन पे अपने हर एक कस्टमर को डेली कॉल करता रहा कि आप चिंतित मत होना, हम बहुत जल्द आ रहे हैं, आप चिंतित मत होना, हम बहुत जल्द आ रहे हैं।
और आप देखिएगा उसी के जस्ट 3 दिन बाद फ़ोनपे ने आईसीआईसीआई बैंक से कोलैबोरेशन कर लिया। भाई सर्वर तो चाहिए होता है ना किसी बैंक का, तो आपने देखा होगा इस समय आप जब फ़ोनपे करते हैं तो वो आईसीआईसीआई बैंक का होता है। पहले आप जब करते थे तो वो यस बैंक की रिसिप्ट कटती थी, क्लियर, स्पॉन्सर्ड बैंक है उसकी। तो अब आप क्या है, और आपको देखा होगा आपने, जब भी फ़ोन पे कुछ अपडेट करता है तो आपको बता देता है कि साहब आप अपडेट कर लीजिए। फेसबुक में आप देखिए कितना आपको रियायत देते हैं। ये वहाँ का वर्क कल्चर है, क्योंकि वो जितना कठिन आपको बना देंगे उतनी आपको दिक्कत होगी, इसलिए वो ईजी बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अगर आपने कह दिया कि ये कमेंट हमें मत दिखाना तो वो नहीं दिखाएंगे। इसको कहते हैं वर्क कल्चर, ठीक है ना। उम्मीद है आप समझ गए काफ़ी अच्छे तरीके से। जैसे आप, सिंपल सी बात है, आप लोग एयरटेल कंपनी में कॉल करते होंगे या किसी अदर कंपनी में करते होंगे। गांव के लोग तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने देखा है कि जब गांव में हम जाते हैं तो लोग खाली टाइम पे क्या होता है कि एयरटेल वाले कोई गाली गलौज सुना रहे और वो बेचारी या वो बेचारा यही कह रहा, सर सॉरी सर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। क्यों सॉरी कह रहा? कि उसके यहाँ वो वर्क कल्चर है कि अपने कस्टमर को नाराज़ नहीं करना, वो भले आपको कितना नाराज़ कर दे, ये बात अलग है। उसके बाद वो कॉफ़ी 2-3 कप ज़्यादा ही पी जाएगा, लेकिन उसको परसुएट करना है। वो एथिक्स का एक और टॉपिक जुड़, वर्क, बात यह ना कि वर्क कल्चर कई सारे वैल्यूज़ का एक मिक्सअप है। वर्क कल्चर ब्रॉड टॉपिक है, सिंपल सी बात है। अगर आपके अंदर नैतिकता होगी, सत्यनिष्ठा होगी, सहानुभूति होगी, समानुभूति होगी, अभिगम होगा, अभिवृत्ति होगी, तभी तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्ट होगी। और जब आपका अभिगम अभिवृत्ति होगी तो आपका जो संगठन है वो बेहतरीन होगा, उसमें रहने वाले लोग बेहतरीन होंगे। आपकी अप्रोच अगर दूरदर्शी है तो आप अच्छे लोगों को हायर करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो वर्क कल्चर है बेहतरीन हो जाएगा। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि वर्क कल्चर एक तरीके से रिजल्ट है किनका? जो वैल्यूज़ हैं उन सबके मिक्सअप का। जैसे आप अपने जीवन में सफल हुए या विफल हुए, ये इस बात से डिपेंड करेगा कि आपने अपने जीवन में जो अवसर मिला क्या उसका सदुपयोग कर पाए या नहीं कर पाए, इस बात से डिपेंड करेगा। क्लियर? तो उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता दिया मैंने आपको। तो अब आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं वर्क कल्चर। बाकी आप चिंतित मत होइए, 1 जून से हम एथिक्स की क्लासेस शुरू करेंगे, वहाँ पे हम आपको इसको और बेहतरीन ढंग से पढ़ा देंगे। क्लियर? बाकी आप चिंता मत करिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम हर हाल में हर चीज़ कंप्लीट करा देंगे। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।